आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई देखो, जो बाहर भारतीय रहते हैं, ओवरसीज सिटीजन्स या एनआरआई, अब भारत सरकार ने कुछ उनके लिए बड़ा किया है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हमारा यूपीएससी कोर्स आपने लिया कि नहीं। लाइव क्लासेस चल रही हैं भाई। अब तो यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है, फटाक से इन कोर्सेज को अवेल करो। 25 मार्च यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू ने जो लोकसभा में सवाल पूछा गया, अब उन्होंने रेस्पॉन्स दिया कि सरकार जो है, क्योंकि सवाल ये था कि भाई बाहर के सिटीजन्स, बाहर के भारतीयों का जो बाहर रह रहे हैं, मतलब यहाँ के भारतीय जो बाहर ले रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ऑनलाइन वोटिंग हम नॉन रेसिडेंट्स इंडियंस के लिए करने वाले हैं। बहुत बड़ी बात है। लॉ मिनिस्ट्री ने नवंबर 2020 को बोला था कि जो पोस्टल बैलेट जो है ना, कि आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर पोस्टल बैलेट्स के थ्रू आप जो एनआरआईज हैं वहीं फॉरेन में ही रह के वो आप दे सकते हो वोट अपना, स्टेट असेंबली। तो ये इसको एक्सटेंड किया था इन्होंने 2021 तक। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला था कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 को आप अमेंड करो ताकि इस फैसिलिटी को अलाउ किया जा सके। तो ऑनलाइन वोटिंग एनआरआईज के लिए ये बिल्कुल संज्ञान में है। लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू का ये बयान है। एनआरआई कौन होते हैं? एनआरआई वो हैं जो कि बाहर, भारत के बाहर है, ठीक है, भारत में ही थे। जैसे मैं हूं, मैं चला गया बाहर, अमेरिका चला गया बिजनेस करने या पढ़ाई करने, तो वो एनआरआई हो गया, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट की जरूरत है। भारत आने के लिए इनको वीजा की जरूरत नहीं। वीजा आपको तब लगेगा जब आपने सिटीजनशिप ले लियो। सिटीजनशिप तो ली नहीं है आपने, है ना। तो भारत में रहने वाले भारतीय इंडियन बर्थ या डिसेंट जो कि भारत के बाहर रहते हैं, इनको वीजा की जरूरत नहीं है, बट इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। तो दे आर कॉल्ड एनआरआई। तो अब इसमें इंडिविजुअल हो सकता है जो भारत के बाहर गया है, या जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर रहता है, या बिजनेस करता है, या एनी वेकेशन वोकेशन के लिए, किसी भी, बहुत सारी चीजें हैं। अभी अगर बात करें तो लगभग 3 करोड़ के आसपास एनआरआई जो हैं वो पाए गए हैं। 3 करोड़ के आसपास भारतीय भारत के बाहर रहते हैं। अब अच्छा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, देखिए डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है। डुअल सिटीजनशिप नहीं है कि आप किस भारत के भी नागरिक है, अगर आप किसी और देश की नागरिकता लेते तो अपने आप भारत की नागरिकता टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, उसके बदले एक अल्टरनेटिव है ओसीआई। अब एक्सपर्ट्स का यही मानना है, लॉ एक्सपर्ट्स का, कि ओसीआई कुछ नहीं बट एक भारत की डुअल सिटीजनशिप है। जो डुअल सिटीजनशिप में आपको जो भी फायदे मिलते हैं वो आपको ओसीआई में मिल जाएंगे। ओसीआई कार्ड ले लो। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ये कौन है? ये अगेन इमाइग्रेशन स्टेटस है, जो कि फॉरेन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। भारत में इनके ग्रैंडफादर जो भी रहे, लेकिन अभी ये बाहर ही रह रहे हैं, है ना। बाहर की नागरिकता भी ले लिया, आप ओसीआई कार्ड बनवा लो और हमेशा भारत रहेंगे। जैसे एनआरआई तो भारत आएंगे कभी ना कभी, लेकिन ये हमेशा भारत से बाहर ही रहेंगे। तो वही चीज है कि डुअल सिटीजनशिप होनी चाहिए, दोहरी नागरिकता होनी चाहिए, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज में। तो ओसीआई लेके आ गए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको कई बार 1955 में ही आया, उसके बाद कई बार इसको अमेंड किया जा चुका है, 8 बार। अभी 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें बहुत बवाल भी हुआ। 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस, ये सब इंपॉर्टेंट है, जो हैदराबाद में 2006 में हुआ, उस समय इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब अगर इफ यू आर अ होल्डर ओसीआई, और वही है कि ओसीआई डॉक्यूमेंट अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले तो आप भारत के, देखिए इसमें बहुत लंबे चौड़े प्रावधान है। इस पे मैंने जब पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत रिव्यू की है वो सब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। तो जो होल्डर है, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ, फिर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, किसी दूसरे देश का पासपोर्ट होना चाहिए, है ना। पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनको ओसीआई कार्ड नहीं दिया जाता। अभी तक ओवरसीज वोटर्स कैसे वोट करते थे इंडियन इलेक्शन में? 2010 से पहले जो इंडियन सिटीजन थे, जो बाहर रहते थे, जो एलिजिबल वोटर थे, अगर 6 महीने से ज्यादा बाहर है तो वो वोट नहीं कर सकते थे। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर जनवरी में गया अमेरिका, और अगर मैं नवंबर में इलेक्शन हुए, 6 महीने से ज्यादा हो, तो मैं वोट नहीं कर सकता। लेकिन इसलिए मतलब अभी 2010 के बाद से, जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट एक्ट को अमेंड किया गया, ठीक है, तो उसके बाद जो एनआरआई 6 महीने के ऊपर भी है, ठीक है, वो भी वोट कर सकते हैं। लेकिन वो तभी वोट कर सकते हैं जहां पे पोलिंग स्टेशन होगा, ठीक है।
जैसे मान लो कि अगर से लखनऊ में वोटिंग हो रही है, तो लखनऊ में जो पोलिंग स्टेशन है, दे आर एनरोल्ड एज एन ओवरसीज इलेक्टर। आप समझ रहे हो, उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, मतलब रजिस्टर ऑलरेडी है, ठीक है, तो वहां से वोटिंग हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लखनऊ में इलेक्शन है, लखनऊ में इलेक्शन है, तो आप बाहर रह रहे हो और आपको वोट करना है, तो आप यू हैव बीन एनरोल्ड एज एन ओवरसीज इलेक्टर की ये इंसान बाहर रहता है, ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह नहीं, ये इंसान बाहर रहता है, और उसके बाद आके आप वोट कर दो। तो ये हुआ। अब 18 साल से ऊपर अगर आपकी एज है तो आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में। सेम गोज फॉर ओवरसीज इंडियन सिटीजन्स ऑल्सो। ओवरसीज वोटर जो होता है, जो उनका एड्रेस होता है, जैसे पासपोर्ट में जो भी एड्रेस लिखा हुआ है, दे आर टेकन एज द प्लेस ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंस चूजन एज द कंस्टिट्यूएंसी। जैसे मान लीजिए कि संजय दत्त है, उनका अब एड्रेस जो है पासपोर्ट में वो लिखा है मुंबई का कोई लोकल एरिया, तो उसी वही कंस्टिट्यूएंसी लिया जाएगा, वहीं पे उनको जाके वोट करना पड़ेगा। समझ गए? तो अभी तक 11,846 ओवरसीज वोटर्स हैं जो 2014 तक रजिस्टर्ड थे, लेकिन ये 2019 में आप समझिए 1 लाख हो गया है। ठीक है, ये अमेंडमेंट आने के बाद तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर जो वोटर्स है दे बिलोंग टू केरल, 90%। वहां पे थोड़ी अवेयरनेस भी ज्यादा है। इसीलिए कुछ देशों में ऐसा है कि जो एब्सेंटी वोटिंग है, भाई ये तो एब्सेंट है ना, मतलब ये 3 करोड़ तो लोग वोट कर नहीं पा रहे हैं, और ये अवेयर है तो इनको तो राइट्स देने ही चाहिए। अब ऑनलाइन ले आए तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। अगर आप ऑनलाइन वोटिंग कर दो तो बेस्ट है वो। तो आप ये समझिए कि जो ओवरसीज इलेक्टर्स हैं, अगर वो बोल देते हैं कि ठीक है मैं आ जाऊंगा वापस, तो आप वोट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब सेक्शन 21A पार्ट 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट ये बताता है, ये मतलब इस चीज को क्वालिफाई करता है, ठीक है, कि अगर आप ये गारंटी दे दे कि आप वापस आएंगे तो यू कैन वोट इन देयर लोकल कंस्टिट्यूएंसीज। ठीक है। अब ये जो कंडक्ट ऑफ रूल्स है 1961, दिस वाज अमेंडेड इन 2016। 2016 के बाद से क्या हुआ कि सर्विस वोटर्स जो है, ठीक है, दे कैन यूज ETPBS। शुरुआत में मैंने बोला था ना, अभी वो उसका आपको कंसेप्ट बता देता हूं, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, सर्विस वोटर्स के लिए, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर भेजता है। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जो सर्विस वोटर्स हैं ये ETPB जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, कवर्स आते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जिसको ये वोट देना चाहते हैं, है ना, रजिस्टर हो गया, रिटर्निंग ऑफिसर को भेज दे। मेल से होता है ये सब कुछ, मेल से होता है ये सब। आप समझिए कि ई पोस्टल बैलेट है ना। अभी तो ऑनलाइन बोलने की बात है ना, ये बहुत बढ़िया है। ये जो वोटर्स है, सर्विस वोटर्स है जो बाहर रहते हैं, ठीक है, मतलब जैसे देखिए सर्विस वोटर्स आप ऐसे समझिए कि ये बाहर वाले नहीं है। मतलब आप ये देखिए कि सर्विस मतलब होता है कि जो सेंट्रल फोर्सेस में काम कर रहे हैं, है ना। सर्विस हो सकता है इस चीज में आपको कंफ्यूजन होगी हो, ये बाहर पूरी तरीके से नहीं है। जैसे मान लीजिए कि जो सेंट्रल फोर्सेस में काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है जो बाहर, जैसे मैं IAS बन गया, अब मुझे अमेरिका के एम्बेसी में मैं एनरोल हूं, अब मुझे वोट देना है, लेकिन मैं तो अमेरिका में रहता हूं। सर्विस क्या, मैं सरकार को सर्विस दे रहा हूं। ऐसे ही सेंट्रल सर्विस भी होती है, बहुत सारी ऐसी सर्विस होती है जब आपको बाहर रहना पड़ता है, सरकार के लिए काम करते हो, बाहर रहना पड़ता है। तो मेरी तो प्रॉब्लम नहीं ना, तो सरकार ने मुझे बाहर भेजा है, तो सरकार ने इस चीज की व्यवस्था की है, तो सीडैक ने इसको डेवलप किया है। और ये ETBPS जो है, इसमें आप वोट दे सकते, इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, काफी मतलब इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। तो अभी तो आप इस तरीके से वोट दे सकते हो जो सर्विस वोटर्स होते हैं, है ना। तो अब इसमें क्या है कि आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा, और ये डिक्लेरेशन फॉर्म आप ही साइन करेंगे, जो वोट करने वाला है वही साइन करेगा, राइट। देन पोस्टल बैलेट जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचना चाहिए। जिस दिन वोटिंग होनी है सुबह 8 बजे से पहले पहले वो रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर दिक्कत हो जाती है। NRI वोटर्स की बात करें, जो ETPBS से वोट करना चाह रहे हैं, उसको भी रिटर्निंग ऑफिसर 5 दिन पहले उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे 10 मार्च को इलेक्शन है या 5 अप्रैल को इलेक्शन है, तो उनको फिर 31 मार्च को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम वोट देने जा रहे थ्रू ETPBS। ठीक है। अब बात यह है कि क्या, अभी तो मैंने सर्विस वोटर्स की बात की, अब ये जो फैसिलिटी है क्या ये सारे ओवरसीज वोटर्स के लिए अवेलेबल है, जो जितने भी बाहर रहते हैं सबके लिए अवेलेबल है? देखिए, न्यूज रिपोर्ट्स की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये इंडिकेट किया है
कि भाई देखो हम चाहते हैं कि ये जो पोस्टल वोटिंग सिस्टम है ये नॉन गल्फ कंट्रीज में भी इंक्लूड हो। ये गल्फ कंट्रीज में तो चलता ही चलता है, लेकिन भारत के लोग जहां पे ज्यादा रहेंगे वहां पे तो ये होगा ही, है ना। तो हर जगह नहीं है, ठीक है, हर जगह अभी ये नहीं, अभी बहुत सारे देशों में नहीं है। तो ये चाहते, गल्फ कंट्रीज में तो सब जगह है क्योंकि वहां पे भारतीय बहुत जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने लॉ मिनिस्ट्री को ये बोला है कि इसमें हर कोई पर्टिकुलर कंट्री तक आप रिस्ट्रिक्ट मत करिए, इसको हर देश में लागू कर दीजिए। लेकिन 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये इन्फॉर्म किया, देखो भाई इसमें बहुत ज्यादा लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं और इसमें हमको देखना पड़ेगा, हर कंट्री में ये लागू करना बहुत मुश्किल होता। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो देख लो भाई ये बहुत कुछ हो रहा है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।